नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज जो उपस्थित हैं वो वार्ड नंबर 29 के वार्ड पार्षद अर्चना राय जी हैं। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू। आप भी आए, आप आए, आप जनता के बीच आकर के आप हम लोग से बात कर रहे हैं जनता के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आप जिस ओहदे पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए मैडम क्या क्या किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हम हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारी जनता की जो मांगे हैं वो पूरी हो, और मेरा जितना भी मेरा पावर है हम अपना उसका इस्तेमाल करके हम करते हैं, क्योंकि हम लोग का पावर सीमित है। हम वार्ड पार्षद हैं, हम लोग का पावर सीमित है, फिर भी कोशिश करते हैं। हम लोग ऊपर तक भी ले के जाते हैं कि हमारी जनता को ये चाहिए, हमको मिलना चाहिए। कोशिश मेरी यही रहती है कि हमारे अपने जनता को सब चीज़ मुहैया करवाएं। आप अपने जनता के लिए क्या क्या किए हैं मैडम, उसके बारे में बताइए मैडम। हम अपने जनता के लिए जितना संभव होता है, अभी फ़िलहाल में हम 1000 राशन कार्ड भी बनवाएं। उससे पहले भी हम लोगों ने राशन कार्ड बनवाया, वृद्धा पेंशन बनवाया, आपका ये रोड भी हम लोग ने कच्ची गली नली योजना के तहत था, वो रोड भी बनवाया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग कच्ची गली नली के तहत ही हम लोग को कुछ मिला कि हम लोग अपना वार्ड में काम कर सके। ये आपको सरकार की तरफ से फंड आया था या फिर अपने तरफ से, ये कच्ची नली गली योजना या फिर वृद्धा पेंशन या जो भी एक्सेट्रा जो भी आप काम किए हैं वो आपको फंड मिला था या फिर आप अपने तरफ से किए हैं? इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये हम अपने तरफ से भी किया। ये योजना कच्ची गली नली योजना मुख्यमंत्री का था, उसमें हम लोगों ने गली गली घूम कर देखा और हम लोग को जो लगा कि यहाँ बनना चाहिए हम लोग वो लोग बना करके दिए। और राशन कार्ड के लिए भी हम लोग को नगर निगम से आया कि राशन कार्ड आप बनवा सकते हैं। हम लोग गए कि भाई लोग राशन के बिना मर रहे हैं, ऐसा स्थिति आया ये इस समय कि लोग खाने बिना मर रहे थे। हम लोग जा कर के अपने स्तर से हम लोग गए, जा कर के मिले, डीएम साहब से भी मिले, हम लोग एसडीओ से मिले। मिलने के बाद हम लोग की मांग को रखा गया, हम लोग को राशन कार्ड बनाने का मौका मिला। मैडम, आपसे दूसरा सवाल ये है कि इस बार जो 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, ऑलरेडी आचार संहिता लागू हो चुका है। आप इस बार किसकी सरकार देखना चाहती हैं? माननीय नीतीश कुमार जी का या फिर किसी और यंग जनरेशन के जो होंगे जो बिहार के लिए कुछ कर सकें या कुछ करेंगे ऐसा लगता है, या फिर नया या फिर पुराना? आप किसकी चेहरा देखना चाहेंगे? हम नया चेहरा देखना चाहेंगे। जैसे मैडम कोई एग्जांपल दीजिए जो ऐसे मतलब ऐसे बिहार में हो जो मतलब बिहार के लिए, बिहार राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ सोच सकें, उनका ऐसा कोई नाम बताइए आप। अभी तो एक ही चेहरा मेरे नज़र में आ रहा है, तेजस्वी का चेहरा नज़र आ रहा है, और तो हमको अभी किसी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार भी फेलियर हो गए हैं, इससे उनका पता चलता है कि उन कोई काम नहीं किए। हम क्या, ही तो पब्लिक भी बोल रही है। मैडम का कहना है कि इस बार जो पुराने वाले नए चेहरा देखना चाहते हैं, माननीय श्री तेजस्वी यादव जी जो यंग जनरेशन के हैं, मतलब कुछ बिहार के लिए कुछ करेंगे, ऐसा मैडम का कहना। मैडम एक और सवाल आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए ये जो पुष्पम प्रिया जो चौधरी हैं, ये भी तो कुछ यंग जनरेशन के हैं, ये भी कार्य कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, तो आप उनको क्यों नहीं देखना चाह रही हैं? मेरा उनसे अभी तक मिलना हुआ नहीं है, इनके बारे में हम अभी जानने नहीं हैं। हम जितना जानते हैं तेजस्वी के बारे में ही जानते हैं। हम उनको लगता है, हमको विश्वास है कि वो करेंगे। आपको लगता है कि मतलब ये बिहार के लिए कुछ नया करेंगे, और कुछ मतलब यंग जनरेशन के भी हैं, उनका सोच भी उसी तरह, मगर लोग ऐसा कहता है कि नहीं, ये तेजस्वी यादव तो जैसा बाप वैसा बेटा,
ऐसा मैडम कहा जाता है कि जो छवि है उनका ऑलरेडी पहले से ही बिगड़ा हुआ है, तो अब उनको मतलब ऐसे मैंने बहुत लोगों से पूछा तो बोले कि नहीं, ये तेजस्वी यादव अगर फिर से आएंगे तो फिर से बिहार जो है वो क्राइम अभी थोड़ा मुक्त है और क्राइम बढ़ जाएगा। इस पे मैडम आपका क्या राय है? क्या तेजस्वी के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो क्या उनको आप लोग दिए मौका उनको देश चलाने का कि आप उनके बारे में ऐसा राय रख रहे हैं? मैडम का कहना है कि इस बार जो सरकार बनेगी या होने वाला है, इस बार तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए। यंग जनरेशन के हैं मैडम का ऐसा कहना है। अब देखिए जनता जनार्दन किसको बनाती है वो तो जनता के हाथ में ही है। मैडम आपसे मैडम तीसरा सवाल ये है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, शिक्षा या कुछ और? आप किसी को रोज़गार दीजिएगा ही नहीं, आप रोज़गार ला ही नहीं रहे हैं तो लोग तो बेरोज़गार बैठेंगे ही, लोग तो भूखे मरेंगे ही। और जो हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है पकौड़ा बेचने का, तो पकौड़ा बेचने से ज़िंदगी लोग के चल जाएगी, तो फिर आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं? लोग को पढ़ाई नहीं करना चाहिए तो ऐसे भी पकौड़ा बेच सकते हैं, बिना पढ़े लिखे ही बेच सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या है रोज़गार का, और ये रोज़गार हमको लगता है कि नए पीढ़ी के तेजस्वी हैं वो ही ला सकते हैं। मैडम का कहना है कि जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है, अभी जो बहुत सारी फैक्ट्रियां बिहार में जो बंद पड़ी हैं वो भी, जैसे मान लीजिए शुगर फैक्ट्री हो गई, आपको जो सुई फैक्ट्री है वो है, ऐसे 2-3 और फैक्ट्रियां हैं। अगर वो खुल जाती है तो बिहार के लोग जो दूसरे जगह जो प्लान करते हैं वो प्लान ना करके वो बिहार में ही जॉब अपना करेंगे। उनके मतलब जो पढ़ाई के नाम जो पढ़ाई जो करते हैं उनके स्थान पर उनको उस तरह का पोस्ट दिया जाए तो वो कोई भी बिहारी वो बाहर प्लान ना करके वो बिहार में ही करेंगे। मैडम का ऐसा कहना है। और जहाँ तक की बात है बेरोजगारी तो बिहार की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। यहाँ पे पढ़े लिखे भी लोग जो हैं वो खाक छान रहे हैं आज के डेट में। इसलिए सरकार से निवेदन है, जिसकी भी सरकार बने वो बिहार में रोज़गार लाएं, क्योंकि बाहर जो भी बिहारी जाते हैं उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है आज के भी डेट में। क्या मैडम ये सही है ना मैडम? एकदम एकदम बिल्कुल सही। तो ये सरकार से यही अनुरोध है कि आप रोज़गार लाएं, बिहार के लोग बिहार में ही काम करें, अपना इज्जत अपने हाथ में, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जिसका भी सरकार हो वो मतलब बिहार में रोज़गार लाए। मैडम आपसे मैडम चौथा क्वेश्चन ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मैंने यहाँ पे पुल बनाया है, रोड बनाया है, बिजली दी है और पटना में मेट्रो का शिलान्यास भी किया है। हम मैडम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो गरीब स्तर के लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं है, उनके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या क्या, आपका इस पर क्या विचार है? आप रोड बनाए, सही बात है, पुल का निर्माण किया, सही बात है। आप रोज़गार तो नहीं ला के दिए किसी को। लोग तो गरीब तो और भी गरीब होते चले गए। लोग अब खाने बिना लोग अब मर रहे हैं। ऐसा पहले स्थिति नहीं था, ये स्थिति अब 15 साल में स्थिति और बद से बदतर होते जा रही है। और फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बिहार में तो माननीय नीतीश कुमार जी का फिर से सरकार होना चाहिए। वो क्योंकि बिहार के लिए कुछ किए हैं, अंडा रोजगार दिए हैं, दूध का रोजगार दिए हैं, जो गरीब औरत हैं उनके लिए, और मतलब ये रुई का रोजगार दिए हैं, बहुत ऐसा काम किए हैं। आप मैडम बोल रही हैं कि नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ नहीं काम किया है। 5 साल जो पहले काम किया था वो दिखता था बिहार में। जो 15 साल अब होने वाला है उसमें कोई रोजगार कुछ नहीं दिए हैं। तो मैडम ये कहाँ तक ये बात सही है? आपको कहाँ तक ये बात सही लगती है? कहाँ रोजगार आया?
कहाँ आपको नज़र आ रहा है कि रोज़गार हमारे बिहार में रोज़गार है? हमको तो नज़र नहीं आया कहीं। ऐसा बात नहीं है, लेडीज़ भी है इस क्षेत्र में आगे है। बहुत जगह जाइए देखिए कि बहुत जगह लेडीज़ भी काम कर रही हैं, पर हमारे देश में तो हमारे राज्य में तो कोई नहीं ऐसा है कि लेडीज़ को आत्मनिर्भर बनने के लिए छोड़ दिया जाए। उसके लिए कुछ ऐसा काम खिलाया जाए कि लेडीज़ लोग इस क्षेत्र में, चाहे लड़कियां जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैडम आपसे मेरा पाँचवा क्वेश्चन ये है कि इस बार जो ये आचार संहिता लागू हुआ है, ये किस लिए लागू हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए जनता को ये भी नहीं मालूम होता है कि ये आचार संहिता क्यों लागू किया जाता है इलेक्शन जब होता है तो। आचार संहिता लागू होता है कि उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसीलिए आचार संहिता लागू किया जाता है। इसमें कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। जितना पुराना काम है वो चलेगा, पर नया काम आपका सारा बंद हो जाता है। मैडम का कहना है कि जो आचार संहिता लागू होता है जब किसी का इलेक्शन होता है, इसलिए वो लागू होता है कि जो भी अभद्र व्यवहार करने वाले होते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, उनको सरकार के तरफ से सजेशन दिया जाता है कि आप आचार संहिता जब लागू हो चुका है तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो इलेक्शन में विघन डाले या प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये मैडम का ऐसा कहना है, आचार संहिता इसलिए लागू होता है। मैडम आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि गरीबी मिटाओ। आपको मैडम क्या लगता है, गरीबी मिट रही है या फिर या गरीबों को मिटा रहे हैं? आपका इस पर क्या विचार है? गरीबी नहीं मिट रही है, गरीबों को मिटा रहे हैं। गरीबों को मिटा के ही गरीबी को ख़त्म कर रहे हैं। उनका जो स्टेटमेंट अभी एक आया कि जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है उसको नौकरी मिलेगा, ये क्या उनका अच्छा ये सोच है? क्योंकि ये नौकरी आप पहले भी दे सकते हैं उसको, गरीबों को। ये मरने के बाद ही नौकरी क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? इससे तो यह लगता है कि बिहार में जो भी क्राइम रेट है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एकदम इससे क्राइम रेट और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसका स्पष्ट रूप आप एक सामने देख चुके हैं, अभी तुरंत आया भी है। एक जहानाबाद में भी ऐसा हुआ है, कारनामा। वही जहानाबाद का ही बात बोल रहा है कि उस अपने ही बच्चा को मार के उसको उससे नौकरी मांगा जाती है। ये तो हमको ठीक नहीं लगता है। ये तो आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। मैडम आपसे एक और क्वेश्चन है, आप मैडम अपने जनता जनार्दन, आप जिस वार्ड पार्षद मतलब जिस पोस्ट पे हैं, आप अपने जनता जनार्दन अपने लोगों के आप क्या मतलब ये क्या कहना चाहेंगी कि मतलब इस जो पोस्ट का है, आप जो जिस पोस्ट पे बैठी हैं, आप अपने जनता जनार्दन को क्या मतलब ये राय देंगी कि क्या करना चाहिए? हमारी जनता बहुत समझदार है, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जनता जहाँ जिस पोस्ट पे हम बैठे हुए हैं बहुत हमको मान सम्मान देती है, क्योंकि हमेशा आज नहीं, हम 2007 से जो उनके बीच में भी हैं, खड़े हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके दुख सुख में साथ देते रहे। हम आगे भी चाहेंगे कि हमेशा वैसे ही हम उनके दुख सुख में साथ दें, जितना पन पड़े हम उनके लिए करें। जनता की आवाज़ में बात करने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।